चाहत को चिंगारी जब दूसरे खेमे से मिले तो भूचाल अपने आप आना लाजमी है। वैसे अभी तक भूचाल की आहट तो नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि दूसरे खेमे से फेंका गया बयानी तीर खाली नहीं जाएगा। कांग्रेस के कप्तान ने जो बयानी तीर फेंका है वो क्या है, आपको दिखाएंगे उत्तराखंड प्राइम के दूसरे मुद्दे में। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड प्राइम में बात होगी गैरसैंण में हुए सत्र की। गैरसैंण में हुआ शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया और विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सब कुछ हुआ, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में वो नहीं दिखा जो नजारा असल में होना चाहिए था। सत्र के अंतिम दिन का कामकाज महज 3 घंटे में ही समाप्त हो गया और सभी विधेयक पारित करा दिए गए। ना बहस हुई, ना सवाल पूछे गए। सरकार का राज चला और विपक्ष नदारद रहा। इस सत्र में ऐलान तो कई हुए, लेकिन गैरसैंण एक बार फिर से गैर रह गया। तो शुरुआत गैर रहे गैरसैंण से ही करते हैं। सियासत के केंद्र में कई वक्त से गैरसैंण है, लेकिन गैरसैंण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेता मिलकर गैरसैंण का भविष्य तय कर ही नहीं पाए। उम्मीद थी कि इस बार गैरसैंण को लेकर सरकार अपना रुख कुछ हद तक साफ करेगी, लेकिन सरकार ने इसे अपने संकल्प में दोहराया, मगर उसे अमल में शायद ही लाया। पहले जरा इसे समझिए कि विपक्ष के नदारद रहने से सदन के भीतर की सूरत क्या होती है, और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि कामकाज क्या हुआ। सरकार का राज सदन के भीतर एक तरफा चला क्योंकि विपक्ष नदारद रहा। देखिए जरा। करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया गया विधानसभा सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस विधानसभा के इस अंतिम और शीतकालीन सत्र में विपक्ष का पहले हंगामा और फिर सत्र का बहिष्कार करके वॉकआउट करना बजट सत्र जैसा ही बदस्तूर जारी रहा। लेकिन इस सबसे बेखबर हरदा सरकार अकेले ही सत्र के दौरान विधेयकों को पारित करने की जिम्मेदारी उठाती रही। गुरुवार को विपक्ष के बहिष्कार के बाद जिस तरह विधानसभा में अकेले सरकार ही नजर आ रही थी, वही नजारा शुक्रवार को भी दिखाई दिया। शुक्रवार को भी विधानसभा में कई विधेयकों को पारित किया गया और कई अधिनियमों को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन सब कुछ विपक्ष के बिना हुआ। शुक्रवार को विधानसभा में 22 विधेयकों को पारित किया गया और 4 संकल्प लिए गए। गैरसैंण को लेकर के सरकार एक निश्चित रोड मैप पर काम कर रही है और उस रोड मैप एक निर्णय जो विधानसभा में भी हुआ, जैसे यहाँ के लिए हमारी 7 सड़कें बहुत जरूरी हैं। जोनाई, बछवाबान, एक प्रस्ताव लेकर के क्या अगले स्टेप है हमारा, उसको हमने तय किया है। मैं आपसे शेयरिंग कर देता हूँ। हमने तय किया है कि हम गैरसैंण सड़क मार्ग स्थापना ताकि एक टारगेटेड तरीके से गैरसैंण के लिए सड़कों का निर्माण हो सके और सारे राज्य से कनेक्ट बन सके। सरकार ने कई अहम फैसले किए, लेकिन विपक्ष की कुर्सियां खाली ही नजर आईं। वैसे लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार दोनों की भूमिकाएं तय होती हैं और विपक्ष को इसलिए बनाया गया कि सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकी। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में जिस तरह से शीतकालीन सत्र आयोजित हुआ, उससे यही लगा कि न तो विपक्ष को विधानसभा सत्र की कद्र है और न सरकार को विपक्ष की। अपने प्रस्ताव के प्रति इस बात से जाहिर हो जाता है कि उनके केवल 7 सदस्य उस समय सदन में। आप इस नियम के अंतर्गत चर्चा ला रहे हैं, आप गैरसैंण पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो गैरसैंण में के विषय में आप आम राय बनाना चाह रहे हैं या आम राय तोड़ना चाह रहे हैं, ये इस नियम से स्पष्ट हो जाता है। जिस नियम के तहत भाजपा चर्चा लाई 310 में, वो सरकार के खिलाफ सेंसर है।
और कोई भी सरकार ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार नहीं करेगी। सरकार मनमर्जी चलाकर विधेयकों के काम को निपटाती रही और सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी विधायक सत्र का बहिष्कार करके अपने अपने क्षेत्रों को लौट गए। वैसे ये पहले से तय माना जा रहा था कि गैरसैंण में सत्र को आहूत कराने का फैसला विपक्ष को रास नहीं आएगा और सत्र में हंगामा बरपेगा ही। यदि वो गंभीर होते तो जो दूसरे नियम उनको उपलब्ध थे उन नियमों के अंतर्गत चर्चा ला सकते थे। ऐसा लगता है कि भाजपा गैरसैंण से भागना चाह रही का की पुनरावृत्ति, ये आरोप ठोक दो, बात ठोक दो और भाग कर। विपक्ष ने आशंकाओं के अनुरूप ही काम किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर सरकार के मुखिया हरीश रावत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए सत्र से ज्यादा अहमियत परिवर्तन यात्रा की थी और उसने अपने विधायकों और नेताओं को परिवर्तन यात्रा में भेज दिया। सदन का बहिष्कार किया है, वो जनभावना का अपमान है। और गैरसैंण के प्रति गैरसैंण की जनभावना का भी गैरसैंण लगातार 3 बार भाजपा यहाँ गैरसैंण इस तरीके का राजनीतिक प्रपंच कर चुके हैं। उन्होंने प्रत्येक सत्र में या तो सत्र चलने नहीं दिया है यहाँ, ताकि गैरसैंण में सदन विधानसभा कोई रचना बड़ा फैसला ले सके। उधर सत्र के बारे में विपक्ष का कहना है कि सत्र में जब सरकार को मनमर्जी ही करनी है तो विपक्ष के जाने से होगा क्या। विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र में अपने मुताबिक ही सब कुछ कर रही है और विपक्ष की एक नहीं सुनी जा रही। स्टैंड क्लियर है भाजपा का और मेरा अपना व्यक्तिगत भी। करोड़ों करोड़ों रुपया गैरसैंण पे खर्च हुआ है, उसको पहले तो अस्थायी राजधानी बनाना चाहिए, नहीं तो ग्रीष्मकालीन राजधानी फाइनल करना चाहिए। कल विधानसभा सत्र में भी हमने 310 के तहत दिया था और उससे पहले भी हम संकल्प लाए थे, लेकिन सरकार उस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं। केवल सरकार गुमराह कर रही है, जनता को धोखा दे रही है और करोड़ों करोड़ों रुपया जनता का लुटा रही है और आप लास्ट में वो राज्य अतिथि गृह पे उस पर आ गए हैं। शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधानसभा का यह आखिरी सत्र विपक्ष की तकरार और सरकार के राज के साथ खत्म हो गया। सत्र से उम्मीदें सजी हुई आम जनता के लिए कुछ राहत भरे फैसले हुए और कई विधेयक भी पारित हुए, लेकिन जहां इस सत्र का आयोजन हुआ वो गैरसैंण एक बार फिर राह तकता रह गया। न उसके पल्ले जिले बनने की खुशी ही आई और न ही राजधानी की सौगात मिली। गैरसैंण में माननीय बैठे तो, लेकिन गैरसैंण को दिया कुछ नहीं सिवाय पर्यटन स्थल के। गैरसैंण में सत्र आहूत करके गैरसैंण वासियों की उम्मीदों को जो पंख लगे थे उन पंखों को एक बार फिर काट दिया गया और गैरसैंण वासियों को एक बार फिर मिला तो सिर्फ इंतजार। हरीश खनेड़ा, जैन टीवी, गैरसैंण। जी हाँ, गैरसैंण को एक बार फिर से इंतजार मिला। इस वक्त इस सियासी चर्चा पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस की ओर से सरिता आर्य, पार्टी का वरिष्ठ चेहरा भी हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं प्रदेश की और इसके साथ साथ विधायक भी हैं, और दूसरी तरफ से पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास रुक करें, लेकिन उत्तराखंड प्राइम के सबसे पहले सवाल उठाते हैं। सवाल सबसे पहला उत्तराखंड प्राइम का आज यही है कि गैरसैंण सत्र से गैरसैंण को आखिरकार मिला क्या, उसका लाभ क्या हुआ। सवाल यह भी कि बहिष्कार की बजाय विपक्ष को क्या सदन के भीतर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। सवाल यह भी कि विपक्ष में क्या सरकार की यहां पर जो सत्र है उस दौरान सरकार की अपनी मनमानी ही नहीं चली, एक तरफा गैरसैंण में सत्र बुलाने का कांग्रेस को क्या सियासी लाभ होगा और गैरसैंण के भविष्य को भंवर में आखिरकार क्यों डाला जा रहा है। इस वक्त
सबसे पहला सवाल हमारा सरिता आर्य जी से। सरिता आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि सियासी पिकनिक खत्म हो गया क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष हमेशा से कभी भी मुद्दों पे बातें नहीं करता है। इस समय चुनावी माहौल है। इन्होंने जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने एक ईंट भी वहां पे नहीं रखी। आज हमारी सरकार ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, विधानसभा बन गई, विधायकों के आवास बन गए, सड़कें बन गई। आप देखिए कि विधानसभा के लिए जितना स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब कुछ हो गया, तैयारियां हो रही हैं। आप देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ सड़कें हैं, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए बजट भी पारित कर दिया है। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने खाली एक शिक्षा निदेशालय खोल के इतिश्री कर दी, बाद में वो भी वापस चला गया। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये सियासत ना करें, ना चुनावी मुद्दा बनाए। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहेंगे, मैं वो पूछ लूंगा। मेरे को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे को इतना बताइए मैडम, मेरे को सिर्फ इतना बताइए, मेरे को फिर धामी जी के पास जाना है। आपने गैरसैंण को बहुत कुछ दे दिया ना, सब कुछ दे दिया ना? जी बिल्कुल दे रहा है। सुनिए ना, आपने इतना सब कुछ दे दिया। वहाँ पे विधानसभा मैडम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ना, ये बताइए ना, जिला दिया और ना ही राजधानी दी, तो फिर क्या दिया आपने? जिला नहीं है हमारे कई जिले बनने हैं। जिले के लिए भी हमने आज विपक्ष वही तो कह रहा था किए हैं कि केंद्र सरकार से हमने पैसा मांगा है विधानसभा के लिए, और पैसा चाहिए हमें। केंद्र हमें सहायता कर नहीं रहा है और भाजपा वाले हमारी कोई मदद करवा नहीं रहे हैं। पांचों सांसद मदद की मांग कर रहे हैं, मुंह में ताला लगा के बैठे हैं। मदद के लिए किसने हाथ आगे बढ़ाया? ना सरकार ने बढ़ाया, ना विपक्ष ने बढ़ाया। उठा रहे हैं। आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं, आप दोनों चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, आप दोनों चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा चाहते हैं तो सदन के भीतर चर्चा होती सहयोग के साथ। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज। होता तो चर्चा होती। विपक्ष से तो अपनी परिवर्तन रैली को लेके भाग गया। ठीक है, इनकी परिवर्तन धामी जी, एक मिनट, रैली में देखिए, परिवर्तन एक मिनट धामी जी, एक मिनट मैडम, एक मिनट एक मुद्दा छेड़ा मैडम, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट मैडम, धामी जी को भी मौका दीजिए ना। मैडम सत्र खत्म हो चुका है, अब धामी जी को मौका दे दीजिए। धामी जी तो गए भी नहीं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जैन टीवी में। जी धन्यवाद। धामी जी, सदन में तो आप सत्र में तो गए नहीं, हमने कहा कि चलिए यही मौका मिल दे आपको। क्यों सर? मैंने कहा सरकार पर बात करने का मौका यही दे दें आपको। स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर कांग्रेस के टॉप टू बॉटम जो भी नेता हैं, वो केवल परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं। इसका साफ अर्थ है कि परिवर्तन यात्रा से इतने भयभीत हो गए हैं, इनको लग रहा है कि अब हमारा परिवर्तन निश्चित हो गया है। इसलिए मेरी बहन सरिता जी भी जो है, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके लिए परिवर्तन यात्रा जरूरी थी या सत्र जरूरी था? परिवर्तन यात्रा। और दूसरी धामी जी, कहना चाहता हूं, धामी जी इधर उधर की बात मत करिए। भवन बन गया। हम लोगों ने देखिए ऐसा है, दो बार जो है वहाँ तंबुओं पर हम लोग जो रहे हैं। पिछली बार जो गैरसैंण में सत्र लगा था, हम लोगों के लिए एक कमरे की आपको अपने क्षेत्र के सवाल पूछने चाहिए थे या फिर परिवर्तन यात्रा में शामिल होना चाहिए था? कोई व्यवस्था नहीं थी। धामी जी इधर उधर की बात मत करिए मेरे साथ। अपनी रातें बिताई हैं, धामी जी, खाना तक नहीं मिला है, लोग बीमार हो गए वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये गैरसैंण केवल चुनावी मुद्दा था इनका। ये चुनाव में चुनावी मुद्दा आप लोग बना रहे। देखिए, अगर गैरसैण में विकास होता तो लोग आज वहाँ पर राजधानी गैरसैण को सियासी फुटबॉल बना दिया आप दोनों ने मिलकर। इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर, अभी तक उसको जिला मुद्दे की बात करिए और बात करते हैं कि अब राजधानी बनाएंगे। क्या लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं इनकी बातों को? मुख्यमंत्री जी को पूरे धामी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। वो घोषणाएं बहुत करते हैं, धामी जी घोषणाएं बहुत उन्होंने करी भी हैं। और मैं समझता हूँ हमारी बहन सरिता जी के क्षेत्र में भी बहुत करी होंगी। मेरे क्षेत्र में तो थोड़ा कम ही करी, क्योंकि मैं उनकी कैटेगरी में नहीं आता था। अरे सर, आपके विपक्ष के विधायक हूँ, आपके साथी विधायक जो है, और उससे दल के अंदर आपके साथी विधायक पोस्टर लगा रहे हैं सीएम साहब के अपने विधानसभा क्षेत्र में। उनके दल के अंदर उनके दल के हैं धामी जी। और हमारे क्षेत्र में तो इससे नहीं कहा। धामी जी सुन लीजिए, सारी कसर ये निकालेंगे क्या? कभी जो है उन्होंने न कोई समीक्षा करी न करी, 2-3-4 बार दौरे करे। इससे अच्छा तो सत्र में चले जाते। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की हजारों घोषणाएं उन्होंने करी हैं। तो प्रदेश की जनता
जनता को अब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन यात्रा मुद्दा नहीं है। सरिता जी कह रही है परिवर्तन हो रहा है, प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि जहाँ जहाँ परिवर्तन यात्रा हो रही है, हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं और बिना अपने संसाधनों से आ रहे हैं, धामी जी हो गया या मैं काटूं यहीं पे आपको? कोई साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही है। धामी जी हो गया, मैं यहीं काटूं आपको? फेंकने के लिए तैयार है। अब उनको भी मन बना लेना चाहिए, 5 साल हो गए हैं, है ना, अभी 5 सालों में कोई काम तो किया नहीं है, काम किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। परिवर्तन बार बार बोलना नहीं पड़ता, और इस बात का मैंने कहा पहले ही मैंने बता दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ, आप समझते हैं सारी चीजें, जनता भी समझती है। धामी जी खत्म हो गया? हल्ला करना। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। धामी जी हो गया आपका? जी एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, मेरे को पूछने दीजिए। आप पूछ लीजिए साहब, मैं तो जो है पूछ यहीं से बता देता हूँ। मैंने कहा हो गया ना सर आपका? यही आवाज अगर सदन के भीतर खटीमा की आवाज उठाते तो वो ज्यादा बेहतर। खटीमा की आवाज हमेशा सदन में जो है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने जो है हमेशा गूंजी है, लेकिन वहाँ बोलने से भी क्या होने वाला है? आज तक हमने इतनी बार बोला, मेरे यहाँ खटीमा में एक सरकारी अस्पताल चालू हुआ था, विधानसभा का सत्र के बाहर। काटिए 1 मिनट। सरिता मैडम जी, अब मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरकार, चलिए इन्होंने तो उलझाया सवाल को, आप तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते थे, विपक्ष को बिठाकर ये तो बोलते कि कम से कम गैरसैंण के मुद्दे पर चर्चा ही कर लीजिए। अरे तो ये तो आप लोगों की मनमानी चलती रही। आपने देखा आधे विधायक गायब हैं, आधे आए भी तो वो भी उन्होंने हल्ला करके बहाना करा। उन्होंने तो परिवर्तन रैली में जाना था। अरे मैडम बहाना नहीं किया, उनको परिवर्तन यात्रा जरूरी लगी, वो परिवर्तन यात्रा में चले गए, वो नहीं गए अपने विपक्ष के नाते, उन्होंने भूमिका को नहीं निभाया। परिवर्तन रैली में जाना, आपकी भी तो कोई भूमिका थी। बहाना खाली एक छेड़ा। अगर उनको गैरसैंण की फिक्र होती, अगर राजधानी की फिक्र होती तो बैठे आप नहीं पड़ा होगा, विज्ञापन निकालने वाले। अरे आप विज्ञापन निकालोगे, आप तो नई सरकार उनको नौकरी देगी, मुख्यमंत्री जी ने आप थोड़ी नहीं देने वाले हैं। उतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। नहीं कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। धामी जी 1 मिनट रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। बार स्ट्रक्चर की बात कर रही है धामी जी, एक विपक्ष सुना जाएगा अभी। सत्र में भी वहाँ सत्र शुरू होगा। सारा जो है यहाँ हम लोग रो के चिल्ला के बताइए, एक सरकारी अस्पताल यहाँ खुल गया है, 15 करोड़ रुपए। धामी जी मैं 1 मिनट, सरिता मैडम 1 मिनट मैडम। धामी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? प्राइवेट स्कूलों में धामी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में। धामी जी आपकी आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मैं एक ही पक्ष की बात एक समय पे सुनूंगा, आपको भी मौका दिया मैंने पूरा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। ऑन तो मैं वैसे धन्यवाद देना सर, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई अन्य पार्टी हो, सबके काम उन्होंने किए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारी सरकार बदली है, ऐसी हठधर्मिता हो गई है कि जैसे वो दुर्योधन ने कहा था ना, महाभारत क्यों हुआ था? हाँ। दुर्योधन ने कहा था मैं सुई के नोक के बराबर भी जो है इन पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ। वही महाभारत हुआ। आज हरीश रावत जी ने भी अगर ऐसा किया होता तो मैं कोई बहिष्कार करता, सदन भी अच्छा चलता और मुख्यमंत्री से मिलते लोग। अरे बहिष्कार अगर तब होता, पूरा बहिष्कार तब होता जब आपके सभी के सभी विधायक वहाँ पे मौजूद होते। धामी जी आप मत बुलवाइए, धामी जी आप मत बुलवाइए। अगर आपके सभी विधायक वहाँ पे मौजूद होते तभी बहिष्कार होता। आप लोग रणनीति के तहत नहीं गए वहाँ पर, आप लोग रणनीति के तहत नहीं गए वहाँ पर, आप लोगों को हिस्सा लेना ही नहीं था सत्र में, आप लोगों को हिस्सा लेना ही नहीं था सत्र में, आप लोग इसलिए नहीं गए। आप मत सिखाइए मुझे धामी साहब, पहली बार इस सरकार में देखने को मिल रहा है। धामी साहब रहने दीजिए। नहीं, आप लोगों को सत्र में शामिल होना ही नहीं था, तभी सभी विधायक नहीं गए वहाँ पर। अगर सत्र में शामिल होना होता तो आप जाते वहाँ पर। एक विधायक कहता है, मंत्री मुख्यमंत्री के नातेदार रिश्तेदार कहते हैं कि हम ये डीएम लिया है, SST लिया है। ठीक है ना, ठीक है धामी साहब, सुन लिया मैंने, बहुत सुन लिया धामी साहब, बहुत हो गया, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। मेरा आखिरी सवाल का जवाब सरिता मैडम आपसे, जब सब कुछ अपनी मनमानी से सरकार चला रही थी तो गैरसैंण को कुछ तो लेकर आते वहां पर बैठ के। देखिए, अगर इन लोगों को राजधानी की इतनी फिक्र थी, इन्होंने अखबार में पहले दे दिया गया था कि सत्र में आना बहुत जरूरी नहीं है, परिवर्तन यात्रा जरूरी है। तो ये इसीलिए इनका छोड़िए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इनका छोड़िए ना, इनका छोड़िए, ये तय कर चुके थे। अब आप बताइए ना, आप भी तो तय कर चुके होंगे ना कि हम गैरसैंण जाएंगे तो हम सरकार होने के नाते गैरसैंण को वहां पर कुछ देकर आएंगे। आपने क्या दिया? हम लोगों ने देखिए वहां उतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मैडम ये सुन लिया हमने, विधान भवन बना दिया हमने, माननीय मंत्री और विधायकों के आवास बना दिए हैं। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, सबकी व्यवस्था है वहां पर।
धीरे धीरे राजधानी के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। आने वाले 2017 तक आपने भी प्रदीप टम्टा जी वाली बात दोहरा दी, प्रदीप टम्टा जी वाली बात दोहरा दी। अगले चुनाव के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा, अगले चुनाव के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा, प्रदीप टम्टा जी वाली बात दोहरा दी, और फिर गैरसैंण को सियासी फुटबॉल बनाया जाएगा दोनों तरफ से। हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। आज संकल्प हम लोगों के जो लिए गए उसमें केंद्र सरकार से भी यहाँ के लिए बजट मांगा गया है। धामी जी, बजट के अभाव में जो भी बजट हमें केंद्र सरकार देगी तो उसका विस्तारीकरण होगा। आपको पता है कि जो राजधानी होती है उसके लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, उसके लिए सबके लिए बजट चाहिए। तो केंद्र सरकार हमें मदद तो करे। पांचों विधायक मुंह में ताला लगा के बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि राजधानी के लिए क्या क्या साथ लेकर तो चलिए, अकेले मत चलिए, सबको साथ लेकर चलिए तो शायद समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सबको साथ लेकर आप लोग नहीं कर रहे हैं, राज्य सबका है, आप लोग कोई कांग्रेस का राज्य नहीं है, नहीं, आप लोग जो है सबकी इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर साथ चलते तो विपक्ष को बोलते रुकिए, चर्चा करेंगे। उत्तराखंड बनाया है, सबकी भावना प्रयास करते नहीं हुई प्रयास। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां सीधे तौर पर सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, आइए सब आपको वो भी दिखाते हैं कि सदन के भीतर जो कामकाज हुआ वो दूसरे दिन अकेले दम पर सरकार ने अपनी मनमानी चलाते हुए काम को पूरा कर लिया और विपक्ष गायब रहा। देखिए जरा। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही बिना विपक्ष के ही चली। हरीश सरकार ने आज करीब 22 विधेयकों को सदन के भीतर पारित भी करा लिया। इनमें कुछ नए तो कुछ संशोधित विधेयक भी शामिल हैं, जबकि इस दौरान 4 संकल्प भी लिए गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सदन के भीतर दूसरे और अंतिम दिन क्या क्या काम हुआ। सरकार ने सत्र में लगभग 22 विधेयक पारित कराए, जिनमें कृषि उत्पादन मंडी विकास विनियमन द्वितीय संशोधन बिल, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग विधेयक, परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकार संशोधन बिल, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक, ग्राफिकेरा पर्वतीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल, अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, उत्तराखंड साहूकारी विनियमन संशोधन विधेयक, क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन बिल, श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय विधेयक, सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा विधेयक शामिल रहे। हरीश खनेड़ा, जैन टीवी, गैरसैंण। तो आपको बता दें, सत्र समापन और सवाल जो खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब भी हम तलाश रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की तरफ से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हीरा सिंह बिष्ट जुड़ेंगे और बीजेपी की ओर से हरबंस कपूर साहब जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा एक वार पलटवार आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों दिग्गजों के साथ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए वार भी और पलटवार भी। का कोई सत्र चलता है क्या कांग्रेस सरकार का? ये सरकार नाम की कोई चीज या तो जंगल राज है, वो तो जैसे सरकार हनीमून मनाने के लिए घूमती रहती है ना, ऐसी इस सरकार का ये अंतिम क्षण है। इस सरकार का जैसे भभकती आग होती है ना, जब दिया कभी बुझता है तो वो तेजी से भभकता है, ऊपर तक जाता है। तो कई बार यदि लोग सावधान न रहे तो उनके कपड़े उपड़े भी जल जाते हैं। तो कमोबेश इस सरकार की वही स्थिति है। ये बुझता हुआ वो दिया है जो इस समय लास्ट में भभक रहा है। मैं और हरीश राव जी दोनों अजय भट्ट जी से मिले थे पिछली बार जब वहाँ अधिवेशन हुआ था, और हमने उनसे कहा था कि भाई आप अगर स्थायी राजधानी बनाना चाहते हो तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास चलते हैं 10 गज, जिससे वहाँ एक अच्छा हवाई अड्डा बन सके। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बाकी लोगों के थोड़ा सा जो बातें हैं उनको ध्यान में रख करके, जिससे लोगों को वहाँ पीने के पानी की बात है, सड़कों की बात है, अच्छी सड़कें बने जाने के लिए। तो अगर आप उसमें मदद नहीं करोगे तो ये थूक में थोड़ी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो यानी गैरसैंण को लेकर दोनों तरफ से यही बातें की जा रही हैं कि हम गैरसैंण को गैर नहीं होने देंगे, लेकिन गैरसैंण की गोद में बैठकर गैरसैंण का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की ओर से 2 बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से हीरा सिंह बिष्ट साहब जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से
पार्टी के एक और वरिष्ठ चेहरे हरबंस कपूर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि खुद स्पीकर भी रह चुके हैं। कपूर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जैन टीवी में आपका। धन्यवाद आपका। कपूर साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि सत्र की अहमियत क्या होती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन विपक्ष ने बहिष्कार क्यों किया? मैं समझता हूं कि सत्र को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरकार मात्र कुछ विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय उन्हें जायज ठहराने के लिए, उन्हें लाने के लिए सत्र की आहूत किया गया। ठीक। और उचित होता, मेरा मानना है कि उचित होता कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय लाए जा रहे हैं और जो वर्तमान में प्राइवेट विश्वविद्यालय चल रहे हैं या जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा यहाँ चल रही है, सरकार उसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही कि उस शिक्षा का क्या हासिल हो रहा है। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है, ये ना तो समय पे एडमिशन हो रहे हैं, ना समय पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ना समय पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है। बच्चों को लेकिन बहिष्कार क्यों किया सर आप लोगों ने? जा रहा है सर, बहिष्कार क्यों किया? क्या करते हैं, क्या करते हैं? चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए था? चर्चा कोई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिन पे चर्चा किया। बाबा, हमने प्रश्न काल में ही देख लीजिए, जो प्रश्न आए किसी का जवाब उन्होंने ठीक प्रकार से नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है। और ये उसकी और फिर कोई इससे पहले भी तो हुआ है, कई बार तैयारी करके नहीं आए तो आप लोगों ने सदन तो चलाया, सत्र का बहिष्कार तो नहीं किया? चलाया सर आप लोगों ने? एक मिनट सर, चलाया है। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। हीरा सिंह बिजवी हमारे साथ जुड़े हैं। बिजवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में। धन्यवाद। बिजवी, सुना आपने कपूर साहब ने कहा कि ये सत्र जो है वो नहीं बुलाते तो ज्यादा बेहतर होता। आप लोग क्या सरकारी पिकनिक बनाने गए थे जैसे बीजेपी नेता बोल रहे हैं? नहीं, बीजेपी नेता दुर्भाग्य यही है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का निरंतर हनन करते रहे। विपक्ष को सदन में आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। सदन का ज्यादातर समय विपक्ष के लिए होता है, लेकिन ये हर बात से तैयारी इनकी नहीं थी, तो इसलिए सदन से बहिष्कार करके चले गए। बाहर मीडिया में बातें कर रहे हैं। अरे चर्चा करो, वहाँ मुद्दे उठाओ, सरकार जवाब देगी। चर्चा के लिए तो ये बोल रहे थे, उन पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए तो कह रहे थे गैरसैंण पे चर्चा करिए और सहयोग न करना, संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत काम करना, बीसी कपूर साहब कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार थे। गैरसैंण की बात करते हैं तो ये केवल दिखावा है, इनको प्रस्ताव लाना चाहिए था। सरकार जवाब देती, सरकार अपना मन का व्यक्त करती, लेकिन वो मौका अपने हाथ से इन्होंने गंवा दिया हाथ से। तो ये आलोचना कुछ भी करें, लेकिन ये तो अनुपूरक बजट था, उसमें स्वीकृति बजट की लेनी थी, विभागों विभिन्न विभागों की, ये जरूरी था, इसलिए बुलाया था। ठीक है, लेकिन ये नहीं, कोई अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं किया। नहीं, गैरसैंण के भविष्य को लेकर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा हो, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई? अगर ये चाहते हैं कि चलिए नियम 310 के तहत चर्चा की जाए, आप लोगों ने प्रयास किया कि विपक्ष को एक साथ बिठाकर कि आइए हम चर्चा करते हैं गैरसैंण पर? मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनको चाहिए था कि बैठकर बात करेंगे। कपूर साहब मना कर रहे हैं, इस पर अधिकार ऋषि कपूर साहब मना कर रहे हैं। दूसरे में सर, कपूर साहब तो वहीं थे, तैयार नहीं थे। कपूर साहब वहीं थे, कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थे आप लोग। ऋषि कपूर साहब कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी नहीं थे, लग रहा है लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। राजधानी का दूसरा बना, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। निवेदन है, जी ही बता दें कि प्राइवेट विश्वविद्यालय के अलावा उन्हें मान्यता देने के लिए उनकी संवैधानिक मान्यता देने के अलावा उनके पास क्या विषय था? पेशी बता दीजिए आप, जो कपूर साहब कह रहे हैं। नहीं, अनुपूरक मांगे तो प्रस्तावित करनी थी ना, स्वीकृत तो करना था। बजट चाहिए विभागों को, सप्लीमेंट्री बजट बजट जरूरी था, लेकिन तो व्यवस्था है, लेकिन खड़ा हो जाएगा। लेकिन गैरसैंण को हमने क्या दिया? ये बात गंभीर है। नहीं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें वो सरकार सर गंभीर बात है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन गैरसैंण यूनिवर्सिटी हमारा एजुकेशन हब है, वो बनना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ उनका नियंत्रण भी होना चाहिए, केवल यूनिवर्सिटी के नाम पर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है, ये सरकार उसको देखेगी। और दूसरी बात यह है कि जो गैरसैंण को
आखिर गैरसैंण के बारे में इनकी धारणा क्या है? हम कहते हैं कम से कम इसे जिला ही बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ये मांग की थी, लेकिन कपूर साहब एक मिनट, आपने सत्र का बहिष्कार किया, आपके सभी विधायक कह रहे हैं हमने सही किया जो किया, लेकिन सत्र का बहिष्कार तो तब होता ना जब आपके सभी विधायक वहां पे मौजूद रहते। गुंती के 7 विधायक वहां पे पहुंचे हुए थे। नहीं, एजेंडा में कुछ है नहीं इनके पास, क्या करें इनका? सर लेकिन 7 विधायक अगर वहां पर पहुंचकर बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो ये तो विपक्ष की रणनीति तय थी पहले से। नहीं, 7 कितने थे? 7 कहाँ, किसने कह दिया 7 थे? सीएम साहब कह रहे हैं कि आपके 7 विधायक वहां पे थे, यही बात बोली बिस साहब। आप देख लीजिए, आप अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिए, उसके ऊपर आपके सभी विधायक ये कह रहे हैं हमारे लिए परिवर्तन यात्रा जरूरी थी, सत्र जरूरी नहीं था। बीजेपी के आधे से कम, आधे भी नहीं थे बीजेपी के विधायक, तो परिवर्तन यात्रा में लगे थे। इन्हें यात्रा इम्पोर्टेंट थी, लोग विधानसभा आप तो सत्र की अहमियत समझते हैं ना कपूर साहब? नहीं, मैं मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि अभी साहब हो या फिर आप लोग हो, आप तो वो चेहरे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के इतर वो चेहरे हैं जो विधायक की कामकाज को लेकर जो है एक बकायदा जो है आप नए विधायकों के लिए उदाहरण खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अगर विधायक बहिष्कार कर रहे हैं तो कपूर साहब आप मुझे बताइए क्या सदन की अहमियत नहीं है? कोई सदन की अहमियत है, पर सदन में हमारा इनसे निवेदन भी किसी विषय पर तो आप सदन में बुलाया गया है, चलिए आपने पूरे मांगे पारित करवाने थी, वो पारित हो जा रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम लोग विरोध भी नहीं था उनसे। तो हमारा तो मात्र इतना कहना था कि आप गैरसैंण के मामले में कुछ तो उसमें आप इतना बड़ा विधान भवन भी बन गया और भी ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सर, फाइनल स्टेटमेंट ले लेता हूं। आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यही बात सामने निकल के आती है कि आप लोगों के लिए सत्र की अहमियत नहीं थी इस दौरान, आप लोग पहले से ही तय कर चुके थे, इसलिए आपके सभी विपक्ष के विधायक वहां नहीं पहुंचे, यह हकीकत है सर। फाइनल नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, फाइनल स्टेटमेंट आपकी बिस साहब कि गैरसैंण को क्या दिया, मुझे बस इतना बता दीजिए आप लोगों ने इस सत्र में। ये गैरसैंण के प्रति गंभीर होते, गैरसैंण से भावनात्मक जुड़ा होता। ये नहीं थे, आप थे ना गंभीर, सदन का आप थे गंभीर करते, ये नहीं थे। इनकी संख्या उसके आधे विधायक वहां पर आप थे गंभीर और वहां से भागने की जरूरत थी। तो गैरसैंण को तो ये मेरे समझ से फूटी आंख से भी नहीं देखने देते। बात राजधानी की करते हैं, गैरसैंण के प्रति गंभीर होना चाहिए। ये गंभीर नहीं थे ना, आप लोग गंभीर थे बिस साहब, और कांग्रेस आप गंभीर थे ना, हम ये चाहते हैं आपकी सरकार गंभीर थी ना, हम गंभीर है इस मामले पे। हाँ तो आप गंभीर थे तो देते ना सर, 22 प्रस्ताव आपने पारित को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कांग्रेस वहां पर कर रही है। तो टोटल 26 प्रस्ताव पारित करवाया ना सर आप लोगों ने, और 4 संकल्प लिए ना, तो फिर आखिरकार एक और यहां पर कोशिश करते, गैरसैंण को भी कुछ देकर जाते, तो वहां विपक्ष की जरूरत नहीं थी। वित्तीय सत्र गैरसैंण में होगा निर्धारित कर दिया सर, जो विकास सियासी फुटबॉल बना दिया आप लोगों ने गैरसैंण को। दोनों मिलकर चर्चा करें और एक नतीजा निकले, आम भावना से निर्णय करना चाहते 5 साल में नहीं निकाल पाए। बीजेपी ने बहिष्कार करके अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी, जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब आपको भी देना पड़ रहा है सर, जवाब हम तो दे रहे, हम तो तैयार है हर काम करने का, निर्णय लेने को। हाँ तो फिर गैरसैंण में जब विपक्ष नहीं था, 22 प्रस्ताव पारित हुए थे, तो फिर 26 हुए, फिर तो आपको विपक्ष की जरूरत नहीं थी, तो गैरसैंण को भी कुछ दे देते। लेकिन ये आम सहमति का मामला है, आप आम सहमति तो अच्छा है, आम सहमति कहाँ बन रही है ना, आप बनाने को तैयार है ना वो बनाने को तैयार है। कपूर साहब भी जुड़े हुए, पूछिए। झगड़ा करेंगे मैदान में, करेंगे तो पहाड़ पे झगड़ा करवाएंगे, ये तो केवल आंदोलन कराने का बहाना मात्र ढूंढ रहे थे बीजेपी वाले, ये सीरियस नहीं थे किसी मुद्दे पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिष्टी आपका भी और कपूर साहब आपका भी, समय का अभाव है लेकिन चर्चा जो है बेहद गंभीर मुद्दे पर थी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए सर, आप बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं और फिर रुक करेंगे उत्तराखंड प्राइम के आज के दूसरे मुद्दे की ओर जो बेहद दिलचस्प है। यहां पर कांग्रेस कप्तान ने सियासी पिच पर गूगली फेंक दी है और भाजपा उस गूगली का जवाब कैसे दे रही है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। गुरुवार से शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। गैरसैंण में आहूत किए गए इस सत्र में कुल 26 विधेयक पारित हुए, जबकि 4 संकल्प लिए गए। सत्र को कांग्रेसी नेताओं ने कामयाब बताते हुए विपक्ष के वॉकआउट को सवालों के घेरे में ले लिया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन विपक्ष को उत्तराखंड के हितों की कोई परवाह नहीं। सवाल इस बात का है कि केवल घोषित करने से काम चलने वाला नहीं है। खंडूरी जी ने अपनी पिछली सरकार में 4 जिले घोषित किए, कहाँ गए वो जिले? बगैर संसाधन के, बगैर पूरी एक्सरसाइज के अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
और आज ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की खामियों का दंड भुगत रहा, राजधानी भी उसी में से एक मुद्दा। देखिए, वो एक छिछोरी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे वोट बैंक की राजनीति है, ये घटिया राजनीति है। जो पार्टी कहती है राज्य हमने बनाया, तो उस पार्टी से ये भी तो पूछा जा सकता है कि राजधानी अस्थायी बनाने का क्या कारण था, क्यों राजधानी के लिए आयोग बनाया गया, क्या ऐसे कारण थे? इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा ना, उत्तराखंड की जनता को। उनके विजन डॉक्यूमेंट 2017 से गैरसैंण का मुद्दा पूरी तरह से दूध में से मक्खी की तरह उन्होंने बाहर कर दिया। किस तरह से उन्होंने गैरसैंण को मुद्दा ही नहीं रखा अपने विजन डॉक्यूमेंट में, और वो लोग हमसे जवाबदेही चाह रहे हैं जो गैरसैंण को कुछ समझते ही नहीं है। गैरसैंण के लिए जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, एक ईंट लगाने का काम भाजपा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया गैरसैंण में, और वो हमसे जवाब मांग रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि सत्र को गैरसैंण में राजनीतिक फायदे के लिए आहूत किया गया, और सत्र का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि सत्र में सरकार ने सिर्फ अपनी मनमर्जी ही चलाई, लिहाजा हमने सत्र का बहिष्कार कर दिया। साथियों, गैरसैंण का आज बात करते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने तय किया था कि जैसे हिमाचल में है, जैसे महाराष्ट्र में है, 2 विधानसभाएं होंगी। हम पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर्वत और मैदान की कोई एक पहचान है नहीं आते जिसमें उनको लगता है कि शेयर उनको नहीं मिलेगा। भट्ट जी आए, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता है, और आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं गैरसैंण में कार्य करके। उत्तराखंड की मूल अवधारणा के लिए जो भी किया जाएगा, उत्तराखंड में जो शहीद हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए अगर कुछ किया जाएगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आके हरीश रावत के साथ खड़ी। ये कहें कि हम नहीं बना रहे हैं राजधानी, फिर काहे को नोटंकी कर रहे हैं वहां सत्र की? हमने बनाना था, नहीं बनाना था, हमने उस समय राज्य बनाया, अंतरिम सरकार थी, नहीं बना। आज 50 साल से ऊपर हो गए, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्य तो वो भी बने ना। लेकिन ये कोई बात नहीं कि तभी बनाते, ये करते, वो करते। भाई तुम 2 बार सत्ता में आ गए, 10 साल तुमको सत्ता में हो गए, तुमने क्या किया? हमने तो 16 मंत्रियों के चेहरे हैं, अभी एक चेहरा और जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आंखें नूर हैं, अनिल बलूनी के रूप में। जी हाँ, चाहत को चिंगारी दी जा रही है और हसरतों को हवा। आखिरकार कप्तान ने वही किया जो कप्तान को करना चाहिए। सियासत की पिच पर भाजपा की ओर गूगली फेंक दी। अब इस गूगली में क्या भाजपा फंसेगी या फिर भाजपा बैकफुट पर आकर स्टेट ड्राइव खेलेगी? देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मुश्किल होता है बैकफुट पर आकर स्टेट ड्राइव खेलना, क्योंकि दरअसल ये गूगली है ही ऐसी। आखिरकार ये सियासत की कहानी क्यों शुरू हुई, ये बहस के पीछे छेड़ने का मकसद क्या है कप्तान का, पहले जरा उसे समझिए। 16 मंत्रियों के चेहरे हैं, अभी एक चेहरा और जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आंखें नूर हैं, अनिल बलूनी के रूप में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का यह बयान भाजपा के घर में भूचाल लाने की नीयत से दिया गया वो बयान माना जा सकता है जो भाजपा की कमजोरी पर प्रहार होगा। पहले से सीएम फेस को लेकर बीजेपी में नेताओं की लंबी फहरिस्त है, और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस फहरिस्त में एक और नाम जोड़कर सब दावेदारों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए बीजेपी के घर में विवाद की चिंगारी को हवा देने का प्रयास कर दिया है। उनके पास तो मुख्यमंत्रियों की खुद ही उनके जो अध्यक्ष और वहाँ विधानमंडल दल के नेता हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 16 मुख्य मंत्रियों के चेहरे हैं, और उसमें अभी एक चेहरा और जुड़ गया है। वहाँ ये चर्चा हो रही है कि साहब जो है जैसे उन्होंने इधर उधर प्रयोग किए हैं, तो वहाँ इस समय नई चर्चा चल रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आंखें नूर हैं, वो जो हैं वहाँ हो सकता है कोई नया चेहरा जो है वो भेज दें। हमारे छोटे भाई हैं अनिल बलूनी के रूप में, तो इस तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही हैं। किशोर के इस बयान ने बीजेपी के उन नेताओं की जरूर नींद उड़ा दी होगी जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजोए दिन का चैन और रात की नींद एक किए हुए हैं। किशोर के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस संगठन के निशाने पर इस वक्त
दिल्ली से अक्सर हरदा सरकार पर हमले करने वाले अनिल बलूनी प्रमुखता से हैं। जी हां, अनिल बलूनी बीजेपी के जनाब इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो कि उत्तराखंड से ही हैं, और जनाब को सियासत में साफगोई भरे चेहरे के रूप में देखा जाता है। ये भी सच है कि बलूनी साहब को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के करीबी भी माना जाता है। अनिल बलूनी ने जिस तरह से पिछले दिनों में हरीश रावत और कांग्रेस पर करारे हमले किए हैं, उससे कांग्रेस पहले ही परेशान थी, और किशोर उपाध्याय का ये बयान भी उसी परेशानी का सबब माना जा सकता है। वैसे भी किशोर के पास एक तीर से दो निशाने लगाने की काबिलियत तो है ही। 16 मंत्रियों के चेहरे हैं, अभी एक चेहरा और जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आंख के नूर हैं अनिल बलूनी के रूप में। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगाया था, उससे सियासत में नई बहस छिड़ गई थी, और बलूनी के इस बयान पर चुनाव आयोग तक को संज्ञान लेना पड़ा था। बलूनी ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों में फर्जी वोटर बनाने का काम चलाया जा रहा है, और बलूनी के इस आरोप पर जैन टीवी में प्राइम टाइम प्रोग्राम में जोरदार बहस भी हुई थी। बलूनी ने कई बार अपने बेबाक बोलों से कांग्रेस को परेशानी में डाला, और जिन सवालों और मुद्दों पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और उसके नेता बैकफुट पर नजर आए, उन्हीं मुद्दों और सवालों को बलूनी ने बखूबी टैकल किया। वैसे जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम और जम्मू कश्मीर में निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया, उससे किशोर के इस बयान को बल मिलता है कि उत्तराखंड में भी मोदी और शाह की जोड़ी अपने भरोसेमंद आदमी को तवज्जो दे सकती है। दिल्ली से राहुल मिश्रा, कोटद्वार से विकास वर्मा, रामनगर से मोहम्मद उस्मान के साथ राजन बड़ोला और प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। तो यानी कप्तान ने गुगली फेंक दी। अब इस गुगली का जवाब अनिल बलूनी ने भी अपने अंदाज से दिया है। वो क्या कहा है उन्होंने, वो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल और फिर रुक करेंगे अपने सहयोगी प्रवीण के पास। सवाल उत्तराखंड प्राइम का यही कि किशोर ने आखिरकार क्यों उछाला अनिल बलूनी का नाम। सवाल यह भी कि बीजेपी में भीतरघात को बढ़ाना चाहते हैं क्या किशोर, और सवाल यह भी कि आला कमान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं क्या बलूनी का कद। सवाल यह भी कि किशोर का बयान कांग्रेस की हताशा तो नहीं। अब इस वक्त सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि कप्तान को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत आन पड़ी। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। पहले प्रवीण के बाद सीधा रुक कर रहे हैं। प्रवीण, एक बात, आखिरकार किशोर उपाध्याय माना जाता है कि उत्तराखंड की सियासत के वो चेहरे हैं जो एक तीर से कई शिकार करना जानते हैं अपने बयानों से। क्या यही माना जाए, इसलिए उन्होंने तमाम दावेदारों को दावेदारी को दरकिनार करते हुए एकाएक एक चेहरे का नाम ले लिया, और वो चेहरा उत्तराखंड की सियासत में अनजान नहीं है, लेकिन दावेदारों की फहरिस्त से जिस तर्ज पर तमाम दावेदारों को दरकिनार किया गया है, इस बयान के क्या मायने निकाले जो कांग्रेस के घर से आया, और प्रदेश अध्यक्ष का वो भी। कहीं ना कहीं राजनीति है। 2016-17 की जो चुनाव है वो भी उसके नजर पे है, और दोनों ही पार्टी जानती है कि किस तरह से एक दूसरे को घायल किया जा सकता है। किशोर उपाध्याय इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के घर में हलचल पैदा करना चाहते हैं, और उनके जो जले पर नमक छिड़कना चाहते हैं। और यही वजह है कि बलूनी का नाम लेकर उन्होंने सनसनी फैलाने की कोशिश की है। जो दूसरे दावेदार हैं उनको ये बात होगी कि उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरी तरह से सोची समझी राजनीति की तरह दिया गया बयान है। लेकिन किशोर के इस बयान को यह भी माना जाए कि सीधे तौर पर भाजपा के घर में जिस तरह से भीतरघात है, उसमें जो है और हवा देने की कोशिश यहां पर इस बयान के जरिए की गई है। प्रवीण, ये मान लिया जाए? बिल्कुल, बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है परिवर्तन यात्रा के दौरान, चाहे आप गदरपुर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, धर्मपुर की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे कार्यकर्ता आपस में उलझते दिखे, एक ही पार्टी के अलग अलग जो खेमे के नेता जिस तरह से उलझते दिखे, इसके बाद इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में जब टिकट का बंटवारा होगा तो पार्टी की गुटबाजी चरम पर होगी, एक दूसरे पर आरोप भी लगेंगे, बगावत भी होगी, और इस चीज को कांग्रेसी नेता भी भली बात से जानते हैं, और इसलिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। और वो जानते हैं कि अगर बीजेपी के घर में अगर इस तरह की स्थिति हो जाए
तो फिर कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा, जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। और इसी रणनीति के तहत ये तमाम बातें की जा रही है। लेकिन प्रवीण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहानी बीजेपी की घर की हो। कप्तान इस बात को भूल गए कि आखिरकार गड्ढा हम कहीं भी खोद रहे हों, उसमें सबसे पहले हम खुद भी गिर सकते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये टू बी कंटिन्यू, ये बात इसलिए क्योंकि कल कांग्रेस के घर का हाल दिखाएंगे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। लेकिन आइए सर, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर हसरतों को हवा दी जा रही है और उसके बाद अनिल बलूनी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब बारी उन्हीं की थी। सुनिए जरा। चलिए, बहुत अच्छा है कि किशोर उपाध्याय जी ने अपनी हार मान ली है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो दूरदर्शी है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। पार्टी ये अपना घर को संभाल लें और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो लोग विपक्ष के नेता बनेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी बात उन्होंने समय से। ये लगभग तय माना जा रहा है कि इन चुनावों में बीजेपी बिना सीएम फेस के ही जनता के बीच जाएगी और ये चुनाव वो केंद्र सरकार और पीएम मोदी के नाम पर लड़ेगी। वैसे बीजेपी की इस रणनीति के पीछे वजह कई मानी जा रही हैं और जिसमें सबसे अहम है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत लगातार चर्चार्थ हो रही है। बीजेपी के कई दिग्गज खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुफीद बताते रहे हैं और इस सूची में नाम कम होने की बजाय लगातार बढ़े ही हैं। अब इस फहरिस्त में एक और नाम कांग्रेस ने भी अपनी पसंद से जोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस फहरिस्त में अनिल बलूनी का नाम जोड़ा तो अनिल ने इसे कांग्रेस की हताशा बता दिया। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय जी का कि उन्होंने कहा, मान लिया है, स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी आदमी, उन्होंने सही समझ लिया, पहले से समझ लिया। ये इसके लिए उनको बधाई है। किशोर, अच्छा होता कि किशोर उपाध्याय इस पे भी जवाब देते कि कितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है। अच्छा होता कि किशोर उपाध्याय इस पे बोलते कि जो उनकी सरकार आने से पहले उन लोगों ने वादे किए थे जनता से, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी में सीएम पद का फैसला आलाकमान करता है और इस तरह के बयान कांग्रेस को देने की जरूरत नहीं है। वैसे पार्टी नेता इसे कांग्रेस कप्तान की जंग से पहले ही हार स्वीकार कर लेने वाला बयान बता रहे हैं। ये डूबते हुए जहाज के मुखिया किशोर उपाध्याय जी को कम से कम इस बात का एहसास तो हो गया कि इस प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहे हैं। इसलिए उनको मेरी ओर से सही समय पर सही बुद्धि आने के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं। नहीं, वो तो कुछ भी गिना सकते हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं। वो तो कभी हरीश रावत जी को के बारे में कुछ कह देते हैं, कभी उससे पहले वो एनडी तिवारी जी के बारे में कहने में बहुत मशहूर रहे हैं। समय समय पर अलग अलग चीज़ों को कहने में किशोर उपाध्याय जी का रिकॉर्ड रहा है इस तरह की बातें करने का। लेकिन मुझे लगता है कि इस डूबते हुए जहाज के मुखिया को एहसास हो रहा है। अब किशोर उपाध्याय को कौन ठीक, उनकी पार्टी में उनको कोई नहीं समझता कुछ कौन ठीक है कौन गलत है। मुख्यमंत्री उनको गंभीरता से नहीं लेते, उनके मंत्री गंभीरता से नहीं लेते। हमको क्या वो ज्ञान देने का काम कर रहे हैं? मैंने कहा सब चेहरे हमारे यहाँ ठीक है। हमारा बूथ अध्यक्ष भी हमारा बहुत बढ़िया चेहरा है। मैंने क्या कहा? हमारा बूथ अध्यक्ष भी हमारा बहुत बढ़िया चेहरा है। अनिल बलूनी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिसको भी चुनाव जीतने के बाद विधायक और हाईकमान मिलकर तय करेंगे, वो आगे पार्टी को लीड करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अनिल बलूनी जी हो सकते हैं, तो आप इस बात की चिंता ना करें कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हम ये निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री का फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ी आसानी से कर लेगा, इसमें कहीं कोई संशय। 2012 का चुनाव याद कीजिए। उन चुनावों में बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ा था और बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह उसके नेताओं के बीच आपसी लड़ाई मानी गई थी। इस बार भी भीतरगात भाजपा को सिंहासन से दूर न कर दे, लिहाजा पार्टी ने सीएम पद के चेहरे का ऐलान किया ही नहीं है। अब बीजेपी की इसी रणनीति को भेदने के लिए कांग्रेस ने खुद अनिल बलूनी के चेहरे को भाजपा का सीएम पद का उम्मीदवार बताना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के इस वार से कैसे पार पाएगी, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ कोटद्वार से विकास वर्मा, रामनगर से मोहम्मद उस्मान के साथ राजन बड़ौला और प्रवीण कुमार, जन टीवी, देहरादून। तो किशोर के बयान का अनिल बलूनी ने ठीक वैसे ही जवाब दिया जैसे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
बीजेपी की ओर से मुन्ना सिंह चौहान जो कि पार्टी के तेज-तर्रार नेताओं में शुमार हैं और प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, और कांग्रेस की ओर से पार्टी के धुरंधर शूरवीर सिंह सजवाण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले सजवाण साहब के पास रुक करेंगे। सजवाण जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। सजवाण जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आपके कप्तान, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। सर्दी का मौसम आ गया है, चुनावी मौसम भी आ गया सर, और आपके कप्तान, चुनावी मौसम आया, आपके कप्तान कुछ कह रहे हैं। आपके कप्तान कह रहे हैं कि बीजेपी में 16 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन मोदी और अमित शाह की आंख के तारे हैं अनिल बलूनी साहब। आप लोग क्या हार मान चुके हैं? मैंने कहा कांग्रेस क्या हार मान गई? नहीं, ऐसा है। हाँ, कैसा है? हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो मिस्टर ए को बनाए या बी को बनाए या सी को बनाए या डी को बनाओ। पर अगर किशोर उपाध्याय जी ने ऐसा कहा है तो शायद इस अनुभव के आधार पर कहा होगा कि हरियाणा प्रदेश में सुषमा स्वराज जी आज बेचारी बीमार हैं। उनकी इच्छा भी थी, एक प्रबल इच्छा थी कि कभी हरियाणा का मुख्यमंत्री बना जाए, तो उन्होंने उनकी जगह कोई नया खट्टर बना दिया। हमारे यहाँ तो इन्होंने वास्तव में तीन मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। उन तीनों को दरकिनारे कर अजय टमटा को बनाया। तो इस आधार पर किशोर उपाध्याय ने जरूर कहा होगा कि अच्छा, जितने हैं दावेदार, इनकी जगह पर जो कोई चहलकदमी नया कर रहा है उसका नाम भी दे दिया होगा। अच्छा, और जगह जगह यही वो प्रयोग करते रहे हैं। अच्छा, इस प्रयोग का आधार दिया कि महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में किया, और इसके साथ साथ जो है कश्मीर में भी किया। तो फिर ऐसे में यहां भी हो सकता है आप लोग जो है बीजेपी के दावेदारों को डरा रहे हैं, एक किस्म से मैं ये समझ लेता हूं। ठीक है सर, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, 1 मिनट। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। धन्यवाद तिलक जी। सर, किशोर उपाध्याय जी का नया ताजा तरीन बयान आपके घर की तरफ, आप लोगों ने तो ऐलान किया नहीं चेहरे का, उन्होंने चेहरा तलाश लिया। अब किशोर उपाध्याय जी हताश है, निराश है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किशोर जी के बयानों को कांग्रेस ही सीरियसली नहीं लेती, उनका पार्टी सीरियसली नहीं लेते, आप लोग ले लीजिए सर, सीरियसली नहीं लेता, उनके पार्टी का मुख्यमंत्री सीरियसली नहीं लेता। तो हम ये बयान सीरियसली ना लें कि अनिल बलूनी कैंडिडेट हो सकते हैं? उपाध्याय जी की बात को सीरियसली क्यों लें, लेकिन हताशा निराशा में ही सही किशोर उपाध्याय जी ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन चलिए, अगर कांग्रेसी नहीं, एक चौहान साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेसी ये जो है बता रहे हैं कि ठीक है आपके यहाँ से कैंडिडेट, एक चेहरा उन्होंने खुद ही दे दिया, तो आप लोग इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं है? आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपके भूस्तर का नेता जो है वो प्रधानमंत्री पद तक जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो फिर आखिरकार एक चेहरे का अगर उन्होंने नाम लिया तो बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है ये भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों? हमने किसी कांग्रेस को ये अधिकार नहीं दिया कि वो तय करें कि भारतीय जनता पार्टी में कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि चुनाव की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम किसी चुनाव में चेहरा देते हैं, किसी चुनाव में चेहरा नहीं भी देते हैं जी। पूरे देश के अंदर जितने विधानसभा के चुनाव हुए, बहुत सारे राज्यों में हमने चेहरे दिए, बहुत सारे राज्यों में चेहरे नहीं दिए। कहीं चेहरा दे करके भी हम चुनाव हार गए, कहीं चेहरा न दे करके भी हम चुनाव जीत गए। ठीक है, और जहां जीते वहां पर एक अलग प्रयोग दिखाई दिया, जहां जीते वहां अलग प्रयोग दिखाई दिया, और उसी प्रयोग के आधार पर किशोर उपाध्याय जी ने यह बयान दे दिया। उन्होंने उदाहरण दिया हरियाणा का, उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, उन्होंने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, उन्होंने उदाहरण दिया कश्मीर का, तो उन्होंने उदाहरण देते देते अनिल बलूनी साहब का नाम भी बोल दिया। ठीक है सर, नहीं, उन्होंने दिल्ली का उदाहरण भी देना चाहिए था, उनको महाराष्ट्र का भी उदाहरण देना चाहिए था। महाराष्ट्र का दिया, उन्होंने कहा कि एकाएक प्रयोग हो गया, तो उसी हमने पहले ही कहा इस किशोर उपाध्याय जी की बयानों को लेकर के किसी चेहरे मोहरे की बात करना, उस पर टिप्पणी देने की आवश्यकता ही नहीं है, और उससे हम चर्चा भी नहीं करना चाहते।
ठीक है, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर? ये भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तय करेगा ना। अच्छा, ये सजवाण साहब, जनता पार्टी का लीडरशिप तय करेगा, लेकिन तिलक जी एक खास बात जरूर है। सर प्लीज एक मिनट। नहीं, तिलक जी एक खास बात जरूर है। हाँ बोलिए सर, जल्दी। कहावत है कि जहाँ गुड़ होता है मक्खी वहीं होती है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि जबरदस्त लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जबरदस्त माहौल है, उत्तराखंड में जबरदस्त माहौल है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे दिखाई देते हैं। ये स्वाभाविक भी है। कांग्रेस पार्टी जो मरणासन है जी, वहां पर कौन दिखाई देगा? ठीक है, तो जो दिखाई भी दे रहा है वो भी दादी है। ठीक है, सुन ली बात सर, प्लीज। अब मैंने पूरा मौका दिया आपको। सजवाण साहब, आप लोग जो काफी लंबे वक्त से जो है बीजेपी के घर से कमजोर नब्ज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कप्तान साहब वही कर रहे हैं, या फिर उनके इन बयान को वो कह रहे हैं सीरियसली मत लीजिए? भाजपा नेता कह रहे हैं किशोर जी के बयानों को सीरियसली मत लिया करिए, आप लोग भी नहीं लेते हैं ऐसा है गंभीरता से? मैंने कहा ना कि उन्होंने अगर कोई चीज कही है तो इन अनुभवों के आधार पर कही है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका बुरा मानना बहुत ही ये समझ लीजिए कि उनके दिलों को भी इस बात से चोट पहुंच रही होगी। किनके, कांग्रेसियों के या भाजपाइयों के? नहीं, कांग्रेसियों के दिलों पर भी तो चोट पहुंच रही होगी जब उनका कप्तान हार मान ले। जनता पार्टी को चुपके से ये बात सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। तो आपके यहाँ है ना, आप बोलिए कप्तान को ये बयान नहीं देना चाहिए था। आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है ना, आपके यहाँ है ना आंतरिक लोकतंत्र, आपके कप्तान को ये बयान देना चाहिए था। फिर हमारे 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री वहां गए दिल्ली, और ये भी नहीं बोल पाए कि हमारा हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई के लिए तो कानून बने हुए हैं, हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सर आप मुद्दे को भटका रहे हैं, मैं सीधा सवाल का जवाब। आपके कप्तान को यह बयान देना चाहिए था, हाँ या ना? बतौर संगठन के राजनीतिक अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है सजवाण साहब, आपके कप्तान को यह बयान देना चाहिए था। किसको? किशोर जी को यह बयान देना चाहिए था। आप समर्थन में इस बयान के? अरे किशोर जी को किसी ने इस संदर्भ में पूछा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने मार हो रही है मुख्यमंत्री के अच्छा, तो वो इतने हमारे यहाँ से मतलब किशोर जी से अगर किसी ने बोला तो उन्होंने जो है वो बोल दिया जो बोलवाना चाहते थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनसे जो बुलवाना चाहते हैं वो बोल देते हैं क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के भीतर की बात कही है, उनके अंदर की बात जानी है। आपके घर की बात क्या है? आपके दिल की बात, आपके दिल की बात सीएम साहब के पास नहीं पहुंचती है। आपके दिल की बात सीएम साहब तक नहीं पहुंचती है। उनके दिल की बात सुन ली आप लोगों ने, मन की बात सुन लेते हैं आप लोग। ठीक है चौहान साहब, क्या वाकई में इतना मुश्किल हो चुका है भाजपा के लिए किसी भी चेहरे को कबूल कर पाना कि भाई ठीक है, अगर ये चेहरा दे भी रहे हैं तो हम स्वीकार कर लेते, चले कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। मैंने क्या कहा जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई कठिनाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं सजवाण साहब। जनता पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। सजवाण साहब मुस्कुरा रहे हैं, चौहान जी आप बोल रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी है, पूरी प्रक्रिया है, हमारा हाई कमांड, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रॉपर डेलिब्रेशन, प्रॉपर आप मुस्कुराए क्यों? चौहान साहब बोल रहे हैं वहां पर जनता पार्टी में सजवाण जी नेतृत्व जो निर्णय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा, वो निर्णय हर कार्यकर्ता को स्वीकार्य होता है और स्वीकार्य होगा। इनके मन में भी कोई बात होगी नहीं बोल पाएगी। अच्छा चौहान जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपकी तरह, वो बोल देते हैं, वो ऐसा नहीं। आदरणीय सजवाण जी तो व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे स्वभाव को जानते हैं कि मैं बहुत, वो कह रहे हैं आप बोल नहीं पा रहे हैं, मैं यकीन करता हूँ। सजवाण साहम कह रहे हैं आप बोल नहीं पा रहे। चौहान साहब गैर जिम्मेदारी नहीं होता। नहीं तो क्या आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रवक्ता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है उस पर ही बात करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीजों का निर्धारण होता है। आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही जगह वार किया है, ऐसा महसूस हो रहा है आप लोग
कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। आपको तिलक जी ऐसा क्यों लगता है? सर कोई फ्रंट पर आकर बोलने की तैयारी नहीं है। आप इसे ये कहिए जी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, कांग्रेस के लीडरशिप ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आने वाले चुनाव में उनकी हार निश्चित है, तो मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी। किशोर का भी बाहर आ गया, किशोर का बयान भी आ गया, इसी काउंटर आया जो अनिल बलूनी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी थोड़ी देर पहले अनिल बलूनी ने जो बयान दिया था उसी पर ही किशोर उपाध्याय का पलटवार भी आया है। आइए सर वो भी अब आपको सुना देते हैं। तो है मैं कहता कुछ हूँ, लोग कुछ लिख देते हैं, कुछ जो है वो करते नहीं। मुझसे कल ये सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी सरकार आई तो कौन मुख्यमंत्री होगा, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि भाई 16 तो पहले हैं वहाँ दीवाने, 16 दीवाने पहले ही हैं। एक सुना, एक और जो है वो आंख के नूर हैं नरेंद्र मोदी जी के, और साथ में अमित शाह जी के तो सुना है वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। सूतना कपास लट्ठम लट्ठा वहाँ हो रही है और उनके आने की कोई संभावना नहीं है। मैंने साथ में ये भी कहा था कि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, 4 आदमी भी विधानसभा में उनको कंधा देने के लिए मिल जाए तो बड़ी बात है। अरे हमने तो उनकी भी चिंता कर दी, क्योंकि वो इसी प्रदेश के रहने वाले हैं तो क्या उनको जो है ठीक है, अच्छा है, हमारा छोटा भाई है जो है अनिल बलूनी जी। मैंने कहा भाई यहाँ उत्तराखंड में ड्रम बजाते ना ढोल, तो भाजपा में तो उसी तरह से कई बहुत नाच रहे हैं, तो एक बहुत नाच रहे तो क्या है उसमें, अच्छी बात है। बलूनी साहब किशोर जी की बात का स्वागत कर रहे हैं, किशोर जी उन्हें जो है आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यही सियासत है, लगता है मैच फिक्सिंग चल रही है। चलिए इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसमें अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है, कुछ समझ के कहा होगा, और वो जिस रूप में उन्होंने कहा तो उसका बेहतर वही बता सकते हैं, मेरे जानकारी में मामला नहीं। किशोर के बयान पर जहां सूबे की सियासत में नई बहस छिड़ गई है, तो वहीं कांग्रेस संगठन के नेताओं को मालूम ही नहीं कि उनके कप्तान ने सियासत की पिच पर कौन सी गुगली फेंकी है। खैर यह बात बीजेपी के घर की है। वैसे आपको बता दें कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी इन चुनावों में बिना सीएम के चेहरे के उतरेगी, क्योंकि उसके पास सीएम की कुर्सी तो एक है, लेकिन उस पर बैठने की ताल ठोंकने वाले अनेक। ऐसे में किसी एक को चुनकर औरों की नाराजगी मोल लेना बीजेपी के फिलहाल बूते की बात नहीं कही जा सकती, और कांग्रेस उसकी इस कमजोरी से बखूबी वाकिफ है। तभी तो किशोर ने कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में अनिल के नाम को भी इसमें शुमार कर दिया है, और किशोर के इस बयान पर कांग्रेस सिपाहियों का समर्थन करना मजबूरी सी बन गया है। नहीं, अध्यक्ष जी ने उसमें कहा है कि भाई एक बलौनी भी वहाँ पर कैंडिडेट है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत खास व्यक्ति हैं, और 16 कैंडिडेट तो हैं ही, 17वें कैंडिडेट एक बलौनी भी बन जाएंगे। यहाँ पर न जले को और जलाने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 16 कैंडिडेट हैं उनके पास मुख्यमंत्री के लिए, एक नहीं 16। पार्टियां तो एक कैंडिडेट को लेके, एक चेहरे को लेकर चुनाव लड़ते, वो 16 चेहरों को, तो एक 17 अनिल बलूनी को भी मान लीजिए, क्योंकि अनिल बलूनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत चहेते कैंडिडेट हैं। देखिए, अगर अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा है तो जरूर कुछ सोच समझ के कहा होगा। अध्यक्ष जी का मंतव्य यहाँ पर जो मेरे समझ में आ रहा है वो यही है कि वहाँ पर 16-17 जो है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो चुके हैं। आज भाजपा लीडरशिप नहीं देने को तैयार है, आज नेतृत्व उसके पास नहीं है, आज चेहरा उसके पास नहीं है, और अध्यक्ष जी ने एक नाम उनको और सुझाया है कि आपके पास ये भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बलूनी का नाम भी सीएम की रेस में शामिल करने की किशोर की कोशिश यही संकेत देती है कि बीजेपी में रार पैदा कर पड़ोसियों के घर में लगी आग पर हाथ सेक लिए जाएं। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ कोटद्वार से विकास वर्मा, रामनगर से मोहम्मद उस्मान के साथ राजन बड़ौला और प्रवीण कुमार, जन टीवी, देहरादून।